नमस्कार, जय उत्तराखंड। 1996 की बात है। पहला ऐसा प्रोग्राम था कि गढ़वाली कार्यक्रम में किसी लड़के ने, किसी कलाकार ने उत्तराखंडी भाषा में बॉलीवुड कलाकारों की आवाज़ें निकाली थी। यहाँ पर गुनगुनाया तो आपका फिर कॉपीराइट आ जाएगा। आजकल बड़ा पंगा भी हो रहा है कॉपीराइट का। अरे मैं 10 दो नीचों भगवान ने चप्पू खाए घल भूल जा दू। अरे गुरु छो मी गुरुआ। अरे मैं 10 दिन छो तक दिन आदन मैं कह दे कि डर दो सब में देखी डर दन मैं 10 दिन नीचो चबे खजा दो गन्ना चूस के आओ। पहले मुझे मजाक लगा कि मैंने कहा एक्टिंग और पर्दे में तो मैं तो कभी किया ही नहीं पर्दे पे एक्टिंग। हम तो छोटे मोटे किरदार वही नुक्कड़ नाटक करते थे। लेकिन जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं घबरा भी था अंदर। विजय भाई थोड़ा होता डर लगता ना, कभी इतना बड़ा काम किया नहीं। प्रीतम भरतवाण जी ने उस गाने को देखकर वो मेरे से जब मिले कि भाई इस लड़के से मुझे मिलना है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए अलग से गाना बनाया, उस दौर का सबसे पहला वेस्टर्न गाना। इंसान की लाइफ में ना हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। देखो मैंने कहा ना, मेरा बचपना इतना अच्छा गुजरा है, राजा महाराजों वाला। पापा मेरे हीरो होंडा में सर्विस करते थे, बड़ा भाई मेरा मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं घर में छोटा था सबसे, कोई कमी नहीं। जब लेकिन कुछ अचानक से ऐसा ही कुछ दुख लिखे होंगे भाग्य में कि मैं अपने फैमिली से अलग हो गया और वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। कि मैंने ड्राइविंग करी है, मैंने होटल में बर्तन मांजे हैं, मैंने सेल्समैनी करी है, मैंने कंडक्टरी करी दोस्तों के साथ रहकर, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने लाइटें पकड़ी, अपने सीनियर कलाकारों के मैंने बैग उठाए कंधों पे। किसी मुझे सिंगर ने टोन कसी कि यार डांस तो कोई भी कर देगा यार, डांस करने में क्या है, ये ऐसे करना, ये करना, यूं करना, और डांस हो गया। सिंगिंग में, लाइव परफॉर्मेंस करने में होता है जो होता है। मैंने कहा भाई 1 महीने के अंदर मैं तुझे गाना गा के दिखाऊंगा। कई सिंगर ऐसे हैं जो ऑडियो में तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी उनको आप लाइव सुन लेना माया की डाली मिल सैती पाली। यहाँ पर फिर एक रोल निभाया आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। तो उन्होंने कहा पन्नू खूब चाहिए। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा नेगी जी का बहुत मुझे, और ऐसा अचानक मतलब सरप्राइज हो गया। मैंने कुमाऊनी गाने नहीं करना चाह रहा था क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा पंगा था। अब हम लिपसिंग कर रहे तो मिल ही नहीं रही थी ना। क्रीम पाउडर घसने के लिए मुझे उस टाइम पर अटपटा लगा हो। मैंने कहा यार घसनी फसनी है क्या यार, अपने बस की नहीं यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस गाने को। मैंने उसको गोली देने लग गया। और श्वेता मेहर भी थोड़ा लेट आई उस टाइम पे। अब वो आई और वो किसी ने कहा भाई ये बॉलीवुड की कलाकार है, ये है सो है। थोड़ा सा मुझे भी लगा, मैंने कहा हम भी तो कलाकार है भाई, हम भी है बड़ा थोड़ा सा लेकिन अच्छी आर्टिस्ट है। इस फोटो जब ये फोटो जो मेरी खींची तो पहले मुझे मार पड़ी थी मेरी मम्मी की बहुत तो उस टाइम पे क्या था कि मैं थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप में आ गया था। मैं थोड़ा सा, समझ रहे हो होता ना क्षेत्र में थोड़ा सा लड़कों के बीच में एक डॉन बन के रहना, तो वो था कुछ। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम बिगड़ गया था। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत एक बार कॉल करी और मुझे बहुत डांटा कि तू पन्नू गुसाई है, ठाकुर परमेंद्र सिंह खाती गुसाई। तू ये राजा क्या, तू देसी है, तू राजों ने देसी लोग लगाते हैं, तू गुंडा बदमाश है तू। मुझे बहुत डांटा। अपना सरनेम लगा राजनेता। इन सभी ने कलाकारों को सिर्फ यूज किया है, लेकिन दुख की घड़ी में कोई भी मंत्री खड़ा नहीं होता। हमने अंकिता जी के लिए आवाज उठाई, हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, हमने धरना दिया यहाँ पे, हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन सरकार, पहाड़ हमारे, जंगल हमारे, पानी हमारा, जमीनें हमारी, और राज करने के लिए आ रहे बाहर के लोग वहाँ पर, हमें उन्होंने नौकर बना रखा है। और अगर अभी हमारा पहाड़, हमारे युवा नहीं जगे तो सच में हम लोग शायद वहाँ रह जाएंगे किराएदार बन के, और ये लोग वहाँ बस जाएंगे। धवड़ी लगा दो राजी खुशी रखी माँ। देखिए, अगर आप उत्तराखंडी संगीत को सुनते हैं, समझते हैं, और अगर आपने वो दौर देखा है जब उत्तराखंड के गाने जो है कैसेट से सीडी में तब्दील हो रहे थे, तो जब सीडियां बन रही थी तो एक हमारी जो वीसीडी चलचित्र जो आने शुरू हो गए थे, गढ़वाली चित्राहार आना शुरू हो गया था, और उस समय कुछ ऐसे कलाकार उपजे जो आज तक बने हुए हैं।
कई ऐसे कलाकार हुए जो जिन्होंने बड़ा नाम बनाया, लेकिन वक्त के साथ वो या तो अपनी दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए या फिर उन्होंने इस कम से कम उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया। लेकिन एक दो कलाकार ऐसे हैं जो आज भी आपको नज़र आते हैं, जो आज भी आपको हंसते हंसाते हैं, जो आज भी आपको अभिनय करते हुए दिखते हैं एक्चुअली। सबसे बड़ा नाम, अगर आपने क्रीम पाउडरा देखा होगा, आपने ढाई हाथे धमेली देखा होगा, जितने भी फेमस गाने आजकल आप देख रहे हैं उसका एक कलाकार है, नाम है पन्नू गुसाई। आज पन्नू गुसाई जी हमारे साथ हैं। पन्नू गुसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिमांड में आजकल जो हीरो है वो हमारे पन्नू गुसाई जी हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि पन्नू गुसाई जी ने वो दौर भी देखा है जब वीसीडीज़ में हमारे गाने आया करते थे, और आज वो दौर भी देख रहे हैं जब यूट्यूब पर जो है एक सिंगल गाना निकल रहा है और उसमें ही कलाकार चमक रहे हैं और बिखर रहे हैं। तो पन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। और शुरुआत में मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि डिमांड तो आपकी बहुत है, मतलब क्रीम पाउडर आपने हिट करा दिया, ढाई हाथी धमेली भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे गाने भी आपके लगातार आ रहे हैं, अगला कौन सा आने वाला है? सबसे पहले तो घुघुती मीडिया प्रोडक्शन के सभी दर्शकों को पन्नू गुसाई का प्रणाम, नमस्कार, जय उत्तराखंड। विजय भाई, यूं तो मैं लगातार काम कर रहा हूं और उत्तराखंड की जनता शायद मुझे आज भी देखना चाहती है पर्दे में, तो कंटिन्यू काम कर रहा हूं। और अब तो इतना अच्छा काम बढ़ गया है विजय भाई, आप लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि फिल्में बहुत बन रही है उत्तराखंड में, और एल्बम का दौर तो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। और अभी मेरे लगातार अभी 5-6 प्रोजेक्ट है मेरे, 7 तारीख से शुरू है इसी मार्च में ही, तो कंटिन्यू काम है। काम अब मैं गिनती में मैं काम बता नहीं सकता, लेकिन काफी काम अच्छा है, काफ़ी काम अच्छा चल रहा है। और जो कमबैक आपने किया है, जैसे कि बॉबी देओल के लिए कहा जा रहा था, एनिमल में जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया उस तरह का कमबैक आपका रहा है। बात करें, हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे किस तरह से आपने कमबैक किया, लेकिन अगर हम थोड़ा अतीत में जाते हैं, हम उस पन्नू गुसाई को जानने की कोशिश करते हैं जो कभी पन्नू राजा नाम से फेमस हुआ और किस तरह से वो दिल्ली से पहाड़ की तरफ गया। क्योंकि ये सवाल का जवाब आपने कई इंटरव्यूज़ में दिया होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल हो जाता है, आपके बचपन से अगर हम शुरू करें, क्यों आप दिल्ली में थे, परिवार आपका दिल्ली में था, कैसे आपका बचपन बीता, क्या क्या चीज़ें आपने की और किस तरीके से आप इस फील्ड में आए? जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा बचपन जो रहा है बहुत ही सुनहरा, जैसे कहते हैं ना बचपन, हर बच्चा चाहेगा कि मैं ऐसा बचपन जीऊं। मैंने अपने पापा के साथ इतनी लाइफ को जिया है बचपन में। उसके बाद दोस्तों में एक फेमस रहना अपने क्षेत्र में, हमारे वहाँ पहाड़ी रामलीला होती थी, और पहाड़ी रामलीला में मैं अपने जो हमारे जो सीनियर लोग थे हमारी कॉलोनी के, जो वो पाठ करते थे रामलीला में, उनको देख देख के मेरे अंदर भी एक जुनून जगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे रामलीला में वानर सेना का किरदार निभाया पहले मैंने, करते करते फिर कॉमेडी में मैं थोड़ा हाथ आजमाया, लोगों को मेरी कॉमेडी अच्छी लगी। मतलब मैं ना हिंदी और गढ़वाली को मिक्स करके बोलता था, तो वहाँ की जो जनता थी वो मुझे बहुत अच्छा मानने लगी, तो मैं कॉमेडी में थोड़ा अच्छा हाथ हो गया मेरा। फिर करते करते थोड़ा डांस में भी हम लोग घुस गए, और फिर एक रंगमंच से जुड़ने का मौका मिला एक रामलीला के माध्यम से, और ऐसे मेरी शुरुआत हुई अपनी कॉलोनी की ही लोकल रामलीला से। जो है पन्नू गुसाई जो है, पन्नू राजा जो है, अपनी कॉलोनी का राजा बन चुका। हाँ, पहले छोटे में राजा, पन्नू राजा ही मुझे कहा करते थे। इंडस्ट्री में आने के बाद इसकी पीछे भी कहानी मैं बताऊंगा आपको कि पन्नू राजा से पन्नू गुसाई कैसा हुआ मैं। उससे पहले हम बचपन की बात कर रहे हैं। आप आज जब एक संकट खड़ा हो गया है कि लोग जो है अपनी गढ़वाली कुमाऊनी बोलने में थोड़े झिझकते हैं या शर्म महसूस करते हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि भाई मुझे समझ तो आ जाती है लेकिन बोलने नहीं आती है। पन्नू गुसाई जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, मतलब जिससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो ये डायलॉग मार सकता है कि मुझे समझ तो आती है लेकिन बोलने नहीं आती, लेकिन वो बहुत अच्छी गढ़वाली बोलता है, बहुत अच्छी कुमाऊनी बोलता है, और ऑब्वियसली उसका पूरा करियर उत्तराखंड में है। कैसे वो दिल्ली का वो लड़का उत्तराखंड से जुड़ा, उत्तराखंड से उसका कनेक्शन कैसे हुआ? आपने कहा कि मैं बचपन में हिंदी और गढ़वाली को मिक्स कर लिया करता था, तो कहाँ से वो गढ़वाली के जो इनपुट आपके अंदर आए, वो एक्टिंग में जो गढ़वाली को आपने शामिल करना शुरू किया, वो कैसे हुआ? दरअसल मैं गढ़वाली हूँ, मेरे फैमिली में सभी गढ़वाली थे, तो मेरे माँ पिताजी गढ़वाली में बात कर छा, तो उनसे देख देखी कि वो शब्दों को जो होता ना कैचिंग पावर, और छोटा बड़ी जो है तेज छौमे, तो मैंने फटाफट की हाँ भाई इन बुलदन और उन बुलदन वो मैंने एक प्रयास करी, लेकिन पूरी
प्योर गढ़वाली बोल में थे जब मैं इंडस्ट्री में आया गया हूँ सन 2000 में। वेका बाद जब मैं फिल्म करीन, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ता छा फिल्मों की डायलॉग की, तो गढ़वाली में ही हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ता छा, गाना हम गढ़वाली में याद करो छा। तो या से प्रैक्टिस एक रियाज भी हो गया और एक बोलने की जो एक ढोल होता ना, हमारे पहाड़ में ढोल बोलते, वो तरीका मैं सीख गया कि हमें किस तरह गढ़वाली बोलनी है। वैसे तो हम गढ़वाली हैं, घर में भी गढ़वाली बोलते थे, लेकिन हाँ वो एक कहावत है ना कि मैं बींग जाता हूँ बचाना नहीं आता। तो छुट्टमा इनका बोलने आन चाहिए, पर समझ में मुझे पूरी आती थी गढ़वाली। भाई अब एक, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम आगे भी आपके जीवन पे बात करने वाले हैं, लेकिन भाषा की जहाँ पर बात आती है, जो लोग कहते हैं या फिर जो लोग कहते हैं कि यार भाषा सीखना बड़ा मुश्किल काम है या गढ़वाली कुमाऊनी बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली, आपका संदेश उनके लिए क्या होगा कि किस तरीके से आप अपनी भाषा को सीख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी भाषाओं को संरक्षित कर सकते हैं जो खत्म होने की कगार पर खड़ी हो रही हैं? देखिए, भाषा अगर हम किसी अदर भाषा की बात करते हैं तो एक बार के शायद मुश्किल हो, जैसे साउथ इंडियन भाषा होती है थोड़ा टफ है, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी दुधली भाषा अगर सीखनी पड़े और वो बंदा सीख ना पाए तो मैं तो इस बात को नहीं मानता। हम गढ़वाली छा, हमारा घर को माहौल भी इन निराई, तो वो तो एक हमारा जीन्स में, हमारा खून में ही रहा दू। और दूसरी बात मैं तो इन बोल दू विजय भाई कि जो लोग बोलते हैं गढ़वाली पहाड़ी होगी कि हम तो अपनी भाषा नहीं आती, वो झूठ बोलते हैं, उन कभी प्रयास ही नहीं करी। हम भी दिल्ली रहे, मेरा जन्म दिल्ली में भाई, पैदाइश दिल्ली की चाह, पर मैं पूरी गढ़वाली बोल दूं, अपनी भाषा में बात कर दूं। और जब भी थे कभी कोई अपनों उत्तराखंडी मिल दूं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, जग भी मैं अपनी बोली भाषा में ज्यादा बात कर दूं, मुझे बहुत अच्छा लग दूं। और यहाँ से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती। और जद का हमारी भाषा जद का आप सीखा, एक एक शब्द छन हमारा गढ़वाली में भी, तो वही जन नेगी जी का गाना सुने की हम तो टिपिकल शब्द याद है कि नहीं, प्रीतम भटमार जी का शब्द सुने की। और आजकल मैं कुमाऊं में बहुत काम करूँ चाहूँ तो आप कुमाऊं भाषा भी सीख गयो मैं, तो जरा जरा भाषा तो ऐ जान दी। पर हाँ, अगर जो इन बोल दो विजय भाई की बहुत मुश्किल से अपनी भाषा बोल, एक गलत बात है, बहुत सरल से, बल्कि सीख सकदन। अगर आप सीखना चाहो तो आप एक तरीका आसान प्रयास कर सकदन। थोड़ा वापस लौट दां और ओना पन्नू गुसाई पर, आपके बचपन की जब हम बात कर रहे हैं और आपने एक्टिंग का कीड़ा तो आपके अंदर बचपन से ही आ गया था, तो जो सवाल आपने छोड़ा उसी सवाल को अब जवाब देते हैं। पन्नू राजा कॉलोनी का जो राजा बन चुका था, गुसाई कैसे बना और गुसाई बनने के बाद कैसे वो रंगमंच पे पहला स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका? विजय भाई, मैं आपके माध्यम से, घुघुती मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जब मैं छोटे मोटे जो मैंने किरदार किए रामलीला में, तो मेरे दोस्तों ने एक ऐसी हवा बना दी मेरी कि पन्नू गुसाई बहुत अच्छा कलाकार है, पन्नू तू बहुत कुछ कर सकता है। तो होता ही बचपन में सब यार दोस्त पिन मार देते, तो मुझे भी ऐसी पिन मारी गई। एक बार उत्तराखंड का एक कार्यक्रम था, देवभूमि कला मंच, जो मेरा पहला मंच था, सेक्टर 6 आर.के.पुरम में एक प्रोग्राम हुआ और उसकी एक अखबार में कटिंग मेरे दोस्त काट के लाए कि पन्नू एक प्रोग्राम है उत्तराखंडी और तू यहाँ चल, मौका मिल जाए क्या पता। तो उन दिनों में एक डांस करता था विजय भाई, चतुर नार करके सिंगार, और अपने क्षेत्र में इस गाने को मैं बहुत फेमस था इस गाने की कि पन्नू भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है इस गाने में। तो साहब मैं चले गया प्रोग्राम देखने के लिए सेक्टर 6 में। तो वहाँ उस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर थे जनार्दन प्रसाद नौटियाल, उत्तराखंड के बहुत चर्चित वरिष्ठ गायक कलाकार, हमारे बीरू खाल से हैं, वो उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। तो मैं साइड में खड़ा होकर उनको देख रहा था और उनकी शक्ल भी इतनी अच्छी और बड़े मिलनसार स्वभाव के थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया छोटा सा कि अंकल मैं भी गढ़वाली हूँ और अगर आपके मंच में मुझे एक प्रोग्राम करने का मौका मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप बैठो, मैं आपको बीच में अगर कोई मौका लगेगा, अभी तो हमारे पूरे कलाकार है, लेकिन अगर मौका लगेगा आपको मैं दूंगा, पर आप क्या करोगे मंच पर? मैंने कहा जी मैं उत्तराखंडी भाषा में मिमिक्री कर दूंगा कई कलाकारों की आवाजें, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से मिमिक्री करता था, शाहरुख खान, अमजद खान, अमिताभ बच्चन की आवाज निकालता था। तो वो उनको थोड़ा लगा कि भाई गढ़वाली में फिल्मी कलाकारों की आवाजें निकालना ये तो एक नई चीज होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पन्नू जी आप वेट करो, मैं आपको मौका दूंगा। और इत्तेफाक से शायद भगवान ने कुछ लिखा था मेरे लिए अच्छा सा, मुझे बीच में एक मौका मिल गया विजय भाई, और उस मौके को मैंने बना दिया। और मैंने उस टाइम पर 97-6 की बात है, 1996 की बात है, पहला ऐसा प्रोग्राम था कि गढ़वाली कार्यक्रम में किसी लड़के ने, किसी कलाकार ने उत्तराखंडी भाषा में बॉलीवुड कलाकारों की आवाजें निकाली थी।
वो शायद मैं ही था। आप थे। और इसका एक सेगमेंट इसको लेकर के हम आपके साथ करना चाहते हैं। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड एम्बियंस मिल रहा है तो हम ऐसे एक माहौल में यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पन्नू गुसाई इंपॉर्टेंट है, वो जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आपने चतुरनार का जो गाना है उस पर एक्ट करके आपने किया है। देखिए, अब पन्नू गुसाई जो है तो एक्टिंग के माहिर हैं, कॉमेडी में भी आपका नाम है, सिंगिंग पे भी हम आपके उस पार्ट पे भी आने वाले हैं, लेकिन चतुरनार को अगर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए अगर इनेक्ट कर पाएं, जो पहले बार किया था आपने कुछ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब दरअसल ना वो एक ऑडियो प्ले करता था मैं, एक ऑडियो एक गाना था महमूद जी का और सुनील दत्त जी का, एक चतुरनार करके सिंगार। तो उसमें मैं ना 2 कैरेक्टर को निभाता था मैं, ओके। कॉमेडी में भी और सीरियस में भी। तो वो तो बिना ऑडियो के तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैंने ऑडियो में कुछ यहाँ पर गुनगुनाया तो आपका फिर कॉपीराइट आ जाएगा। आजकल बड़ा पंगा। एकदम सबसे बड़ा पंगा कॉपीराइट का आजकल हो रहा है। तो जी जी जी। सुन लीजिए। खैर चलिए, अब हम उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं और मिमिक्री में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिनकी आप मिमिक्री करते हैं और मैंने आपको करते देखा है। आपको एक ही डायलॉग को अलग अलग एक्टर की आवाज़ में उसको तब्दील करते जाना है। तो ये मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं इमेजेस चेंज करूँ वैसे आपकी टोन भी चेंज होनी चाहिए। देखते हैं ये एक्टर इसमें कितना माहिर है। वो इमेजेस हो जो मुझे निकालनी भी आती है। जो आपको आती है वही हमने चुनी हुई है, तो उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी गढ़वाली किरदार से शुरुआत करते हैं और पन्नू गुसाई से ही शुरुआत करते हैं। तो पहली तस्वीर ये है। गुरो चौमी गुरो मी के देखे नि डर दो सब मी देखे डरदन अरे मी दस दो निछो चबे चबे कह जाऊं गुरो चौमी गुरो देखो गुरो छमी गुरो मी के देखी नि डर दो सब मी दिखी डरदन अरे मी दस दो निछो भगवान मी चप्पू खाए घल घोल जा दू अरे गुरो छमी गुरो अरे मी दस दो निछो हे अरे चबे चबे खे जाऊं दो आई लव उत्तराखंड ओ गुरो छमी गुरो तक दिन मैं कह देख नि डर दो सब मी दिखी डरदन मैं दस दू नीचा चबे चबे खजा दो गन्ना चूस के आओ। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मतलब जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था और अगर कोई आंख बंद करके अगर आपको सुने तो लगेगा कि शक्ति कपूर और ये प्राण ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। वैसे अब मैंने छोड़ दी मिमिक्री करना, बहुत साल हो गए, लेकिन यार लेकिन मंच पर आप जब मंच पे कर लेता हूँ। आप थोड़ा जब मंच संचालन करते हैं तो ये पार्ट उसमें आ जाता है। खैर इससे हम लोग क्योंकि आप उस करियर की बात कर रहे हैं, उसी सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। गढ़वाली में जब जो मंच था, जब एक पन्नू गुसाई के एक्टर बनने की जो शुरुआत थी, वो कब हुई और कैसे हुई? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि मैं छोटे मोटे किरदार मैंने निभाए रामलीला में। तो मुकेश कठेत जी हैं हमारे बहुत अच्छे लोक गायक कलाकार और मेरे गॉडफादर है वो। तो जब फिल्मों का दौर और एल्बम का दौर शुरू हुआ सन 2000 में, तो उन्होंने मुझे स्टेज कार्यक्रम में देखा था कि पन्नू गुसाई डांस भी करता है और प्रोग्राम में ऐसा कॉमेडी वॉमेडी करता है। तो उस टाइम पे एक शूटिंग हुई थी, मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी, वो मेरा पहला वीडियो सॉन्ग था। तो मुकेश कठेत जी मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे एक ऑफर किया। पहले मुझे मजाक लगा कि मैंने कहा एक्टिंग और पर्दे में, तो मैं तो कभी किया ही नहीं पर्दे पे एक्टिंग, हम तो छोटे मोटे किरदार वही नुक्कड़ नाटक करते थे। लेकिन जब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छी चीज है, लेकिन मैं घबरा भी था अंदर अंदर। विजय भाई थोड़ा होता डर लगता ना, कभी इतना बड़ा काम किया नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी और मेरे भैया देविंदर मुझे बहुत सपोर्ट करते हर चीज में। और उन्होंने मुझे कहा कि तू जा और हमारी दुआएं हमारी शुभकामनाएं तेरे साथ है और तू अच्छा करेगा। और मुकेश कठेत जी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया हर चीज से। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इस आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस हर एक चीज में मुकेश कठेत जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो मेरे गॉडफादर है। मुझे एक्टर बनाने में, मुझे विलन बनाने में, मुझे एक मंच का एंकर बनाने में, सिंगर बनाने में, मैं उनको ही अपना गॉडफादर मानता हूँ। वो मेरे रोल मॉडल भी है और मेरे गुरुजी भी है। तो वो मुझे उस एल्बम में लेके आए विजय भाई। और उस टाइम पे अजय भारती और विजय भारती भी शुरुआत ही कर रहे थे। बड़ी अच्छी हाँ, आज से 23-24 साल पहले। तो उनके डायरेक्शन में मैंने काम किया। वो तब कोरियोग्राफर थे और डायरेक्टर मुकेश कठेत जी थे और गायक कलाकार थे स्वर्गीय
राकेश काला जी, जो कि बॉलीवुड में गाने गाते हैं, कई भजन के बड़े धुरंधर थे वो। तो मुखड़ी तुम्हारी प्रीत तुम्हारी मेरा पहला वीडियो एल्बम था। उससे आपकी शुरुआत हुई। मुकेश कटहत की हम बात कर रहे हैं, और कई कई लोग जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि विकास भाई अब जो है हमें मुकेश जी नहीं नज़र आते, उनके गाने हमें सुनाई नहीं देते। तो क्या वजह है कि क्यों मुकेश कटहत जी क्यों इतने एक्टिव नहीं है? देखिए, एक्टिव एक्चुअली क्या है ना, आज अब कई लोग मेरा बात को बुरा मान जाएंगे। आजकल क्या है ना विजय भाई, आजकल थोड़ा सा रॉक एंड रोल ज्यादा चल रहा है, संगीत भी बदल गया है, लोगों का जो नई यूथ है उनको डांसिंग सॉन्ग ज्यादा पसंद आते हैं। और जो मुकेश कटहत जी है, लगा लीजिए उनकी जो लेखनी है या उनकी जो गायकी है वो नेगी जी से बहुत मिलती है। तो वो सभ्यता वाले गाने ज्यादा गाते हैं और धार्मिक गाने ज्यादा गाते हैं। तो और फिर दूसरा ना, उनका ना अपना स्टेज कार्यक्रम बहुत उसमें व्यस्त रहते हो, और लेखनी में ज्यादा व्यस्त रहते। तो शायद कुछ ऐसी वजह रही होगी कि मुकेश कटहत जी की। लेकिन अभी उनके एक दो गाने अभी आए हैं, मेरे ख्याल से पंच प्रयाग नाम से कोई कंपनी है, उनके एक दो ऑडियो भी निकले हैं, और एक वीडियो तो मैं ही करने जा रहा हूँ उनका दोबारा से। तो आएंगे उनके गाने भी आएंगे, लेकिन वो स्टेज कार्यक्रम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। अब हम जब ये सिंगिंग की बात कर रहे हैं, और कई ऐसे गायक हैं जो अब बहुत कम गाने लगे हैं। एक वजह आपने, क्योंकि सीडी का दौर देखा है आपने, कैसेट्स का दौर देखा है। पहले ये था कि आपकी सीडीज बिकती थी तो आपको पता था कि यार पैसा मिलेगा, लेकिन अब यूट्यूब का दौर आ चुका है। मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी से जब ये सवाल रखा तो उन्होंने कहा कि यार अब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। कलाकार के तौर पर, क्योंकि आप सिंगिंग में भी आप रहे हैं और उस पर हम आएंगे, एक कलाकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि वीसीडी से जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन यूट्यूब पे हुआ है, इसने नए मौके तैयार किए हैं या फिर मौकों को कम कर दिया, या फिर गायक के लिए क्षेत्र छोटा हो गया है? देखिए, हर किसी की अपनी सोच है विजय भाई, पर मेरा मानना यह है कि यूट्यूब के जरिए एक कलाकार के लिए तो बहुत अच्छा है, वो हर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन एक कंपनी के लिए वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब व्यूज नहीं आएंगे तो काम नहीं बढ़ेगा, जब व्यूज नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा कंपनी को। अब लगा लीजिए एक कम से कम एक किसी भी एक गाने के वीडियो शूट होने में ऑडियो लगा लीजिए, आप आर्टिस्ट लगा लीजिए, होटल खर्चा, गाड़ी खर्चा, ये एडिटिंग वेडिटिंग, कम से कम 2 लाख रुपए तो आता ही आता है। अब 2 लाख के लिए तो उतने व्यूज भी चाहिए मिलियंस में, और हमारे हर गाने तो मिलियंस में जाते नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं हमारी ऑडियंस क्यों ऐसी है कि जो हिंदी गाने सुन लेगी, पंजाबी गाने सुन लेगी और दूसरे गाने सुन लेगी, लेकिन अपनी बोली भाषा वाले गाने नहीं सुनते, सपोर्ट नहीं करते कलाकारों को। तो एक ये वजह है। बाकी हाँ, टफ तो बहुत हो गया है विजय भाई इंडस्ट्री में खड़े रहना। और जैसे कि मैं तो धन्यवाद करता हूं और दिल से बड़ा वो हूं कि मसल बिन जैसी कंपनी, SNN फिल्म्स और आपके कई सारी कंपनियां हैं कि जो कंटिन्यू काम कर रही है, और पता नहीं कैसा कर रही है, कहां से उनको इतनी हिम्मत मिल रही है विजय भाई। और उनको तो मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा कि उनके बदौलत हम कलाकारों का भी रोजगार चल रहा है, और मीडिया में हमारी बोली भाषा के गाने आ रहे हैं, हमारी संस्कृति लोगों तक पहुंच रही है। हम बात कर रहे हैं गीतों की। पन्नू गुस्साई आज बड़ा नाम हो चुका है, और नाम, बड़े नाम थे भी आप, आज भी बड़ा नाम है। लेकिन इस बड़े नाम के पीछे एक, भले ही आपका बचपन बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब आप जवानी के उस यौवन में आए तो कई संघर्ष भी आपने देखे। मैं एक मदरलैंड मैगजीन है, उसने आपका एक इंटरव्यू लिया था 2012 या 13 के दौर में, और उस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था, और उसमें आपका स्ट्रगल नज़र आता है कि आपने किस तरह से बस ड्राइव कंडक्टर आप रहे, ड्राइविंग आपने की, इवन आपने उत्तराखंड पान भंडार के नाम से आपने एक छोटा सा पान शॉप चलाया करते थे। वो चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि एक कलाकार तैयार हो रहा था, एक कलाकार खड़ा हो रहा था, मंच भी उसको मिलना शुरू हो गया था, लेकिन वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि उसको इन सब चीज़ों में भी हाथ आजमाना पड़ा? विजय भाई, इंसान की लाइफ में ना हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। देखो, मैंने कहा ना, मेरा बचपना इतना अच्छा गुजरा है, राजा महाराजा वाला। पापा मेरे हीरो होंडा में सर्विस करते थे, बड़ा भाई मेरा मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं घर में छोटा था सबसे, कोई कमी नहीं। जब मेरे दोस्तों के पास साइकिल नहीं होती थी तब मेरे पे बाइक हुआ करती थी, यामा। जब दोस्त मेरे बाइक तक पहुंचे तब मैं कार में आ गया था। तो मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा है, अच्छी फैमिली से रहा हूं मैं। लेकिन कुछ अचानक से ऐसा ही कुछ दुख लिखे होंगे भाग्य में कि मैं अपने फैमिली से अलग हो गया, और वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं अपनी फैमिली से अलग हुआ, और मेरे लिए जीवन व्यतीत करना या अपने परिवार के साथ रहना, मतलब परिवार से तो अलग था लेकिन अपने आप को भी, मेरी शादी हो गई थी, तो सोचिए किस तरह
मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने ड्राइविंग करी है, मैंने होटल में बर्तन मांजे हैं, मैंने सेल्समैनी करी है, मैंने कंडक्टरी करी दोस्तों के साथ रहकर, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और जब नहीं बनी कहीं बात तो फिर एक छोटा सा मैंने पान का खोखा खोला 4x4 का, शायद ये सोफा थोड़ा बड़ा है उससे, इससे भी एक छोटा एक खोखा खोला मैंने सेक्टर 3 पुष्प विहार में। उसमें अंडे, टॉफी, मक्खन, ब्रेड, गुटखा, चाय, सिगरेट और सीडी जब चलती थी उस टाइम, सीडी का दौर था, मैंने सीडियां भी खूब बेची उसमें। वहीं मुझे मुकेश कट्टे जी मिले थे और शायद भगवान ने लिखा था कि भाई इतना तुझे मैं मांझ रहा हूं, पहले तू मंज ले ढंग से। होता ना, तैयार कर, कहते हैं शनिदेव किसी को भी पहले फुल स्ट्रगल करवाते। वहीं उस खोखे में ही मुझे मुकेश कट्टे जी मुझे मिले और वहीं से ही मुझे वो उठा के ले गए इंडस्ट्री में। और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल तो देखो हर लाइफ में होता है, मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया क्योंकि मैंने आते ही तो मुझे ऐसे नहीं कि मैं छा गया था। मैंने बहुत सारे ग्रुप डांस किए वजह भाई, मैंने लाइटें पकड़ी, अपने सीनियर कलाकारों के मैंने बैग उठाए कंधों पे और लाइटें मैंने पकड़ी हुई है, रिफ्लेक्टर मैं पकड़ता था। सब लड़कों को सुबह सुबह सबसे पहले मुझे उठना पड़ता था, जो मेरे सीनियर थे उनको चाय पिलानी पड़ती थी सुबह 5 बजे शूटिंग के लिए। तो मैंने सुबह सुबह उठना पहले और जाना कोई चाय वाले से लेके आना केतली में, सबको गुड मॉर्निंग, चाय पी लो, चाय पी लो, फिर रेडी होना, फिर खुद भी रेडी होना, फिर ग्रुप डांस भी करना है और कभी कभी मौका मिलता था तो फिर एक लीड गाना भी मुझे करने को मिला। तो ऐसे करके शुरुआत हुई और थोड़ा सा मतलब बीच में 1-2 गाने मेरे हिट हो गए, मतलब लोकल गाने थे। फिर नजर मेरी पड़ी मेरे पे नरेंद्र सिंह नेगी जी की, और नरेंद्र सिंह नेगी जी की जब मेरे पे नजर पड़ी तो वो तो हमारे उत्तराखंड के भगवान, गढ़ रतन, और उन्होंने मुझे अनिल बिष्ट जी के माध्यम से बुलाया और एक गाना शायद सभी दर्शकों ने सुना है, नई नई बेची मीठी मीठी छुई लगोला। वो मैंने पहला गाना उत्तराखंड के लेजेंड गायक कलाकार का किया और वहीं से मेरी लाइफ एक पटरी, आपको एक ट्रैक मिल गया, आपको ट्रैक मिल गया मुझे और मिल गया मतलब बहुत बढ़िया। उसके बाद तो मुड़ के देखा ही नहीं देखा ही वैसे भाई। उसके बाद नेगी जी के तकरीबन सभी हिट गाने 2013 तक मैंने किए। जिन गानों को मैंने छोटे में, मेरे पापा जी वो ऑडियो कैसे चलती थी ना, उनको हम सुनते थे आगे पीछे कर करके, वो नेगी जी के सारे गाने मैंने उन गानों में अभिनय किया। ये मेरे लिए शायद मेरी किस्मत थी या मेरी मम्मी जी की जो पूजा पाठ है जो हमेशा मेरे लिए मांगती है भगवान से। और मैं भी बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ दिल से, तो उनकी कृपा रही कि अच्छे अच्छे गाने करने को मिले। और थोड़ा मेरा स्वभाव भी बड़ा मिलनसार था तो इस वजह से भी लोग मुझे, विजय भाई लोगों ने बुलाया। तो 1-2 गाने शुरू में जो मेरे ऐसे निकले ना, जैसे नई नई ब्यो, और मैंने कहा आपका ना जा तो भेलू पाखा, वो गाना हुआ। और एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं इस गाने की शूटिंग कर रहा था तो उस टाइम पर प्रीतम भरतवार जी का एक गाना आया था, सेरा लाई फेंदी। हाँ। तो प्रीतम भरतवार जी ना किसी नए कलाकार को चाह रहे थे कि भाई उनके गाने में कोई एक नया कलाकार आए। तो उन दिनों मैं शूटिंग कर रहा था थराली में, अनिल बिष्ट जी के डायरेक्शन में कर रहा, और बिष्ट जी ने कहा भाई एक गाना है पन्नू, और एक बड़े सिंगर है प्रीतम भरतवार जी जिनका सरूली ऑडियो बहुत चला था, उनका वीडियो बड़ा हिट हुआ था, अगर मैं एक गाना तेरे से करवाता हूँ, बोलो कर लेगा इस गाने को? मैंने कहा जी करवाना आपने है और मेरा पूरा 100% रहेगा कि मैं इस गाने को बहुत अच्छा करूंगा। तो विजय भाई शायद किस्मत ही रहेगी अच्छी कि एक और अच्छा गाना करने को मिला। और सेरा लाई फेंदी भी मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट गाना है, बहुत हिट हुआ गाना, उसमें दर्शकों ने मुझे बहुत पसंद किया। उस टाइम नया भी था, थोड़ा सा लुक वुक थोड़ा सा ऐसा वो गाना भी इतना हिट हुआ मेरा कि प्रीतम भरतवार जी ने उस गाने को देखकर वो मेरे से जब मिले कि भाई इस लड़के से मुझे मिलना है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए अलग से गाना बनाया। उस दौर का सबसे पहला वेस्टर्न गाना हिट मेरी सौंजड़िया चल का की दूर, फिर मैंने वो किया प्रीतम भाई। तो उसके बाद तो कंटिन्यू फिर गजेंद्र भाई, मंगलेश डंगवाल, तमाम गायक कलाकारों को मैंने गाने किए, आपकी चलती रही उसमें, चलती रही। वैसे एक चीज़ होती है ना कि जब हम बॉलीवुड को देखते हैं तो वहाँ जो बड़े एक्टर्स बन जाते हैं तो पेपराजी जो है आपके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और एक एटीट्यूड जो है आपके अंदर आ जाता है। जब हम उत्तराखंड फिल्म जगत की बात करते हैं, पन्नू गुसाई और संजय सिलोड़ी की बात करते हैं, क्योंकि हम संजय सिलोड़ी से, हम पन्नू गुसाई से यहाँ पर मिल रहे हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या कभी वो अहम या वो एटीट्यूड अपने अंदर आता है, यार अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब तो मैं ऐसे वैसे नहीं मिलूंगा किसी को, क्या इस तरीके की चीज़ें आती हैं? तो उसको अगर आप आती है तो आप उसको कैसे जज पकड़ते हो, या फिर लगता है कि यार वो हमारा अधिकार है? मैं सच बोलूं विजय भाई, इसमें आप मेरी कई वीडियो देखते होंगे या चाहे छोटी मोटी कॉमेडी वीडियो देखते होंगे, आपको भी लगता होगा, मैं सही माने में आपसे एक बात कहूं, मेरे अंदर तो कभी भी नहीं आया, क्योंकि मैं बचपन से ही ना बड़ा फनी रहा हूं।
और मैंने वो चीज़ देखी हुई। मैंने कहा ना, मैं छोटे में मैंने ग्रुप डांस से भी मैंने स्टार्ट किया था। मैंने वाला माहौल भी देखा हुआ है, मैंने रईसपन भी देखा हुआ है अपने बचपन में, और ठुकरी भी मैंने बहुत खा रखी है। हर माहौल में रहा हूँ मैं। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी आपको शायद लगेगा भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में कोई मुझे ऐसा बोल दे कि पन्नू गुसाई के अंदर एटीट्यूड है। मैं सबसे मिलके रहता हूँ और मेरे सभी दोस्त है। मेरी आज तक कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई इंडस्ट्री में। होता है इंडस्ट्री में कहीं किसी से बोलचाल हो जाती है, पर मेरी नहीं हुई आज तक किसी से। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी गायक कलाकार हो गए, चाहे मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए, चाहे मेरे सिंगर हो गए, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, और भगवान से प्रार्थना करूंगा सबसे मेरे अच्छे रिलेशन बने रहे और हमेशा बने रहेंगे। ये इस बात में मैं भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब हम पन्नू जी से बात कर रहे थे इंटरव्यू के लेकर के, तो उनकी जिस तरह से जवाब आते थे, उन जवाबों से ही पता चल जाता है कि आदमी कितना ग्राउंडेड है और कितना एटीट्यूड रखता है। तो उस मामले में आपको 100 आउट ऑफ 100 है कि आप ग्राउंडेड है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम श्वेता महारा का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ आपकी की थी। खैर उस पर हम लोग आगे आएंगे, और क्रीम पाउडर पे भी हम बात करने वाले हैं। आप एक्टर तो बन चुके थे, कॉमेडी आप मंचों पे कर रहे थे, सिंगर हमारा जो पन्नू गुसाई सिंगर जो है वो भी एक तैयार हो रहा था, उसका एक एल्बम भी आया। तो उसकी कुछ कहानी बताइए, कैसे एल्बम तक पहुंचा, एल्बम सिंगिंग का कैसे चढ़ा? विजय भाई, एल्बम मेरे 2-3 आए वैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना 2006-07 में मैंने अपनी पहली कैसेट निकाली थी। उसकी भी पीछे एक राज है। मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, लेकिन हुआ क्या कि जब मैं एक्टिंग में हिट चल रहा था, तो कई सिंगिंग में हिट थे। तो एक दिन ऐसे ही हम कहीं बैठे थे कार्यक्रम में ही, तो बात आ गई, किसी मुझे सिंगर ने टोन कसी कि यार डांस तो कोई भी कर देगा यार, डांस करने में क्या है, ऐसे ऐसे करना, ये करना, यूं यूं करना, और डांस हो गया। सिंगिंग में लाइव परफॉर्मेंस करने में होता है जो होता है। आप लाइव सिंगर गाओ, आपको पता चल जाएगा गाना गाने में क्या होता है। मैंने कहा यार, हर किसी को अपना काम ऐसे ही लगता है, हमें भी लगता है भाई डांस करना बड़ा मुश्किल है, गाना सुनना, उसमें स्टेप तैयार करने, एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। ऐसे सिंगिंग तो नॉर्मल गाना गा दिया, हर किसी का अपना काम होता है। तो मुझे वो टोन लगी उस सिंगर की बहुत थोड़ा वैसी। मैंने कहा भाई 1 महीने के अंदर मैं तुझे गाना गा के दिखाऊंगा, मैं सिंगिंग भी कर सकता हूं, भगवान ने इतनी क्षमता मुझे दी है। और उसी बीच मैंने गाना तैयार कराया, और मुकेश कट्ठे जी को मैंने वहां पर उनका ही आशीर्वाद लिया। तो मेरे पहले ऑडियो के गाने भी मुकेश कट्ठे जी ने लिखे थे, और वो इतने अच्छे गाने। लेकिन हुआ क्या ना, उस दौर में मतलब 2006-07 की बात बता रहा हूं मैं। उस टाइम हमारे यहाँ पर पतली आवाज चलती थी सिंगरों की, ओके। मतलब पर्दे वाली आवाज, जैसे कहते हैं ना, प्लेबैक आवाज नहीं थी। और मेरी आवाज कुछ उस टाइप की थी, थोड़ा सा आवाज में बेस था मेरी। और हमारे यहाँ पता आपको फोक गाने कैसे चलते हैं। तो उस टाइम शायद मुझे ऑडियंस ने नकार दिया कि इसकी आवाज तो बॉलीवुड से मिलती है, तो उदित नारायण जैसे गाने गा रहा है, ये तो उसके जैसे गाने गा रहा है। तो वो ऑडियो नहीं चल पाया मेरा। और उसके बाद फिर एक और गंगोत्री फिल्म्स ने मौका दिया, उनको मेरी आवाज अच्छी लगी। फिर मेरी कृष्णा आई, उसका वीडियो बना। और उस जमाने का वो पहला ऐसा वीडियो था जिसमें उत्तराखंड के सभी टॉप स्टार कलाकारों ने काम किया। सबसे बड़ा नंबर था वो कृष्णा। उसमें संजू सिलुड़ी से लेकर अजय सोलंकी, अमित भट्ट, जस्सी पंवार, रचिता, मतलब तमाम जितने भी स्टार हैं हमारे उत्तराखंड में जिनकी तूती बोलती थी उस टाइम पे, उन सभी ने उन 8 गानों में अभिनय किया, और एक बहुत बड़ा नंबर साबित हुआ। हाँ, ज्यादा चल नहीं पाया, वो शायद मेरी किस्मत रही होगी, लेकिन सिंगिंग शुरू करी। उसके बाद सिंगिंग का मेन जो मेरा दौर है विजय भाई, मैं आपको बताऊं, 2014 के 15 के बाद आया, जब मैं मंच पे मैं सिंगिंग करने लगा, लाइव परफॉर्मेंस। तो उसके बाद जो है आपने सिंगिंग में पूरा अपना इंटरेस्ट खड़ा कर दिया था। सिंगिंग में जो मजा है सच में ही, देखो, हर काम अपने लिए अच्छा होता है। जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे एक्टिंग में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक लाइव परफॉर्मेंस जो होती है ना विजय भाई, आप समझ सकते हो चीज को, ऑडियंस का लाइव आपको प्यार मिल रहा है, आप अपनी आवाज से, आपकी आवाज में कितना आकर्षण है, आपको दिख रहा है सेम टू सेम बिल्कुल पब्लिक के सामने। तो लाइव परफॉर्मेंस में वही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं दर्शकों को भी, कि कई सिंगर ऐसे हैं जो ऑडियो में तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कभी उनको आप लाइव सुन लेना तो पता चल जाता है। बहुत सही बात है। लाइव परफॉर्मेंस में गाना गाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। आपसे अगर एक भी गलती हो गई या आपका एक भी अंतरा आगे पीछे हो गया, म्यूजिक आप समझ लो कैसे चलता है फिर। और ऑडियंस तो लाइव फिर मुंह बना देती है, ऐसे करती है। तो लेकिन मुझे बहुत, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और आजकल मैं 2015 से मैं काफी लाइव, देखो इसके पीछे भी विजय भाई कहानी, देखो कहानी जुड़ती रहती है, पेज जुड़ते रहते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि विजय भाई 2014 के आसपास ना, आपको भी पता होगा, आप तो जुड़े मीडिया से, पायरेटेड
सीढ़ियां बहुत होने लग गई थी बहुत ज्यादा। और काम बहुत कम हो गया था। और मुझ जैसा कलाकार तो नौकरी कर नहीं पाता, क्योंकि हम लोगों को तो भाई राजा वाली जिंदगी जी रहे थे हम तो। पट गई थी। अब क्या करें, बच्चे तो पालने थे परिवार भी चलाना था, सही बात है। क्या करते, अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। फिर मैं दोबारा से एक बार फिर से मैं रंगमंच में जुड़ गया, फिर मैं स्टेज कार्यक्रम में जुड़ गया। और वहां जब मैं देखा तो मुझे फिर काम मिला स्टैंड अप कॉमेडी का, तो दिहाड़ी मिलती थी कम। अब इससे तो खर्चे पूरे होते नहीं हमारे, अब क्या किया जाए क्या किया जाए, करते करते फिर मैं एंकर बना। फिर हमारे मुकेश कटेच जी का फिर वहां भी एक रोल आया, उन्होंने मुझे फिर कहा चल तू ठीक है एंकरिंग कर, थोड़े पैसे तेरे को और मिल जाएंगे। फिर मैं एंकरिंग में आया, लेकिन कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं यार, ये भी अभी कम पैसे हैं, इतने में तो घर नहीं चलेगा, और इतने प्रोग्राम भी नहीं होते थे हमारे। क्योंकि हमारे यहाँ पर विजय भाई उत्तराखंड में ना गायक कलाकार को एक दबदबा है, मतलब पंजाब लगा लो या उत्तराखंड लगा लो, गायक कलाकार को एक दबदबा बहुत तगड़ा है। और वो बात मुझे दिमाग में घुस गई कि अब एक्टिंग तो मैंने इतनी कर ली, हर घर में लोग मुझे जानते भी हैं, अब गायक बनना है। गायक बनना है। तो फिर मैंने गायकी शुरू कर दी, और भगवान का आशीर्वाद था, माँ पापा की शुभकामनाएं थी, दर्शकों का प्यार था कि गायकी भी अच्छी कर लेता हूँ, और स्टेज कार्यक्रम में मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और गाने वाने गा रहा हूँ। और चल रहा है, गायन चल रहा है। यस, आपने गायन की बात की, मुझे एक गाना आपसे सुने बिना तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, प्लीज कोई भी जो आपको याद हो। देखो गाने तो बहुत सारे हैं मेरे, मैं आपको एक अपना एक फेवरेट गाना था मेरा, उसको मैंने गाया था, जिसमें लोगों ने कहा भाई हिंदी स्टाइल में, देखो था अंदाज थोड़ा हिंदी था, प्रयोग था एक्चुअली वो। माया की डाली मिल सैती पाली, मिलनी जानिया माया टूट जाली, माया की डाली मिल सैती पाली। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, मतलब आवाज में जादू है आपकी। तो क्या अब कब तक इंतजार करें आपकी आवाज में नया गाना सुनने का? मैं आपको एक बात बताऊं विजय भाई, वैसे तो मुझे बहुत सारे ऑफर आ गए गानों के लिए अब, क्योंकि अब ना ऐसी ही आवाज चल रही है, मतलब थोड़ा बेस वाली आवाज, पर्दे वाली आवाज, जो कि हीरो में लगे कि वहां भाई प्लेबैक सिंगर गाना गा रहा है। लेकिन अब ना मुझे कोई ऐसा अच्छा सा गाना नहीं मिल पा रहा, या कोई ऐसी कंपनी है अब जिसको मैं गाना दूं तो क्या वो कहते हैं बजट नहीं है। अब उनकी भी परेशानी है, बजट नहीं होता, क्योंकि अब ऑडियो वीडियो चलने के तो अब गारंटी कोई दे सकता नहीं ना, मैं भी नहीं दे सकता गारंटी कि गाना हिट हो जाएगा। तो ये है एक अच्छे समय का मैं इंतजार कर रहा हूं विजय भाई, और जिस दिन वो अच्छा समय आ गया, आपको एक मेरा नया बहुत बढ़िया धमकदार वीडियो मैं तैयार करे, मैं अपने लिख के गाने, बस उस क्लिक का इंतजार है, वो कब मिलेगा, कब मिलेगा वो किक की वेट है एक्चुअली। एकदम सही कहा आपने। आप सिंगिंग में थे, अब जब आप क्रीम पाउडर पे हम लोग अब आ रहे हैं कि आप बीच में पन्नू गुसाई गायब थे। एक वक्त था सीडीज के ज़माने में बहुत चले, 2013, 14, 15, 16 में धमाकेदार हर जगह पन्नू गुसाई नज़र आते थे। लेकिन फिर एक छोटा सा ब्रेक आया जहाँ पे पन्नू गुसाई गायब हो गए। क्यों गायब हुए और कैसे वापसी हुई, उस पर बताइएगा प्लीज। छोटा ब्रेक था, काफी साल का ब्रेक रहा बीच में, कम से कम 3-4 साल लगा लीजिए आप। फिर मैंने कहा ना मैं स्टेज कार्यक्रम में घुस गया था, तो काम मैंने फिल्में करी थी बीच बीच में एक आधा, लेकिन उतना काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब नए लोग भी आ गए थे, और हमें तो मजबूरी थी, हम तो पैसे मांग रहे थे, और जो नए कलाकार थे वो आ रहे थे, वो पैसे दे के ही काम कर रहे थे। और डायरेक्टर को क्या चाहिए था कि कोई उनको भैया कोई मिल जाए जो उनको 10-15 हजार रुपए दे दे, एक गाना भी कर लेंगे और उनका काम भी बन जाएगा। कुछ ऐसा हुआ उस टाइम पे विजय भाई। लेकिन यहां पर फिर एक रोल निभाया आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। जब लॉकडाउन चल रहा था तो मतलब खत्म हुआ, तो एक मुझे कॉल आती है हमारी भाभी जी की, मतलब उनकी वाइफ जो है हमारी उषा भाभी जी, बहुत ही अच्छी मिलनसार हमारी भाभी जी है। तो उन्होंने कहा पन्नू खूब चाहिए, मैं तो चौंक गया, मैंने कहा नेगी जी का बहुत मुझे, और ऐसा कब अचानक मतलब सरप्राइज हो गया मैं हाँ भाभी जी नमस्कार, मैं छो हाँ पन्नू एक नेगी जी को गीत, और वो गीत तो मन करना बहुत मीठी गौली हमारी भाभी जी की भी। मैं तो बड़ा अचंभा हुआ मुझे कि मैंने कहा यार इतना बड़ा मुझे फिर से ऑफर मिल रहा है गाना करने का, वो भी नेगी जी का गाना करने के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ विजय भाई, मैंने कहा हाँ जी, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया।
मैंने कहा मैं आऊंगा। उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था और इतना बाहर आना जाना नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो तेरी माया माँ सदन्यू झगड़ा, मैंने ये गाना किया नेगी जी का, और ये गाना बहुत चला, लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद लोगों को मालूम पड़ गया कि पन्नू गोसाई फिर से एक्टिंग कर रहा है, और फिर से 2-4 लोगों को संपर्क में मैं आया और उन्होंने मुझे गाने के लिए बोला, और फिर मैंने गाने वाने शुरू कर दिए। और उस बीच फिर मसक बिन से मुझे कॉल आती है, एक गाना है। और विजय भाई देखो, ये देखो, अब शायद किसी को बुरा लग जाए, मैंने कुमाऊनी गाने नहीं करना चाह रहा था क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा पंगा था। अब हम लिपसिंग कर रहे तो मिल ही नहीं रही थी ना, तो एक बार के लिए मैंने मना ही कर दिया था। सोहन मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसने कहने आज एक बहुत टॉप लेवल का डायरेक्टर है सोहन चौहान, तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे विजय भाई कि पन्नू भाई ये गाना करना है आपको। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार, पहले मैंने कहा मुझे ऑडियो सुनाओ। अब ऑडियो वो क्रीम पाउडर घसने के लिए, मुझे उस टाइम पर अटपटा लगा वो। मैंने कहा यार घसनी फसनी है क्या यार, अपने बस की नहीं है यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस गाने को। मैंने उसको बोली देने लग गया। फिर उनके बाद फिर कुछ टाइम बाद फोन आता है कि पन्नू भाई कर लो यार ये गाना, चाहते हैं जोशी जी की पन्नू का काम देखा है और पन्नू इस गाने को अच्छा निभा सकता है, कर लो यार पन्नू भाई। फिर मैंने कहा अब क्या करूं मैं, कैसे मना करूं, मुझे लगा मैं पेमेंट ज्यादा बोल दूंगा, क्या पता मना कर दे, और मैंने पेमेंट ज्यादा बोल दी। उन्होंने कहा डन। और उत्तराखंड में एक मसक बिन ऐसी कंपनी आई है दोस्तों, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जिसने कलाकारों को उनका जो मेहनताना है ना वो दिया है। एक पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कलाकारों को अच्छा पैसा दिया, अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिला है, अच्छा होटल में रहना खाना, एक अच्छी रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो मसक बिन कंपनी ने सिखाई है। और आज की डेट में तमाम कंपनियां कलाकारों को अच्छा पैसे भी दे रही है। तो फिर मैं वहीं आता हूं, क्रीम पाउडर मैंने गाना किया, और मेरी शर्त ये थी क्योंकि उन दोनों में कार्यक्रम ही कर रहा था। मैंने कहा भाई सोहन भाई मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये गाना आपको एक दिन में करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है हम एक दिन में गाना कर देंगे, आप आ जाओ। बड़ा टास्क मैं रात को बैठा, मैं सुबह यहां पहुंचा देहरादून, और हमने लोकली देहरादून में वो गाना किया क्रीम पाउडर। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए मेरा क्या था कि बारिश हो गई और श्वेता मेहर भी थोड़ा लेट आई उस टाइम पे। अब वो आई और वो किसने कहा भाई ये बॉलीवुड की कलाकार है, ये है सो है, थोड़ा सा मुझे भी लगा, मैंने कहा हम भी तो कलाकार है भाई, हम भी है बड़ा थोड़ा सा लेकिन अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन जब तक किसी से हम मिलेंगे नहीं तो हमको ऐसे लगेगा। पहले हमने कुछ घंटे हमने बात नहीं करी, जब हमारा एक मुखड़ा भी हो गया हमने इतनी बातचीत नहीं करी थी आपस में, हम लोग अंतरा में हमने बात जरूर करी। और फिर वो गाना हमने मात्र 4 या 5 घंटे में वो गाना हमने शूट कर दिया, इतनी जल्दी, क्योंकि बारिश हो गई थी। हम बैठे रहे और जल्दी मुझे भी दिल्ली जाना था, मेरा अगले दिन मेरा प्रोग्राम था, और वो गाना हुआ। तो वहां पे थोड़ा बहुत हमारी हाई हेलो हुई हमारी अच्छी श्वेता मेहर से, श्वेता महारा से, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती हुई बाद में। बीच में 1-2 प्रोग्राम अटेंड किए थे, उसके बाद श्वेता महारा से मेरी अच्छी दोस्ती आ रही है और अच्छी है, और वो भी बहुत फनी है। देखो कई लोग उसको कह देंगे कि उसके अंदर एटीट्यूड है, देखो होता है कलाकारों के अंदर एटीट्यूड हो जाता है। वो एक लड़की भी है ना, वो हर किसी से ऐसे खुल के बात नहीं कर सकती। देखो लड़के एक बार कर लेंगे बात किसी से भी, लेकिन वो एक महिला है तो हर किसी से वो हर किसी का रिप्लाई भी नहीं कर सकती। कई लोग फेक आईडी से बातें करते हैं, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त है श्वेता, और बहुत अच्छी है। और उनके साथ मैंने कई मसक बिन स्टार नाइट कार्यक्रम किए, लखनऊ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में। तो मेरी तो बहुत सी दोस्त है, तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छी दोस्ती है। पहले बॉलीवुड एक्टर लग रही थी, अब वो अपनी एक अच्छी खासी दोस्त बन गई है। यही जब हमने श्वेता का इंटरव्यू किया था तो वो भी यही कह रही थी, मुझे लगा था कि यार पन्नू गढ़वाल के बहुत बड़े एक्टर हैं, ये मुझसे बात नहीं करेंगे, और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों एक टर्म्स पे आ जाते हैं। एक क्योंकि इस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, कलाकारों की हम बात कर रहे हैं, और एक हाल ही में आपको पता है कि गीता उनियाल जी हमारी चली गई। वैसे एक सवाल ना हमेशा उठता है, जब भी हमारा कोई कलाकार संकट में होता है, जब भी कोई आफत उस पर आती है और वो मदद की गुहार लगाता है, यहाँ वहाँ चीज़ों को बोलता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो बहुत सारी बातें होती कि हाँ यार ये कर लेना चाहिए था, ये हम करेंगे, वो हम करेंगे। मिनी उनियाल ने भी यही बात कही। क्या कलाकारों को क्या इतना सपोर्ट हम नहीं कर सकते, या हमारी सरकारें नहीं कर सकती, या फिर हम ऐसा माहौल उनके लिए तैयार नहीं कर सकते कि भाई अगर कोई संकट में वो आए तो हम उनके लिए खड़े हो सकें? विजय भाई बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन किया है, और मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसी बात पूछे, और मैं घुघुती मीडिया के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो जितने भी हमारे राजनेता ना उत्तराखंड में, राजनेता, इन सभी ने कलाकारों को सिर्फ यूज किया है। कभी कोई इनकी कहीं इनका फंक्शन है तो अब भीड़ जुड़ानी है जी, बुलाओ कलाकारों को, 1-2 गाने हमारे करा दिए, ऑडियंस हमें देखने आती है, उसकी जब पब्लिक भर जाती है फिर ये अपना भाषण देने आ जाते हैं। लेकिन दुख की घड़ी में कोई भी मंत्री
खड़ा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप बॉलीवुड लगा लीजिए, अगर वहां पर किसी को कोई घटना घटती है ना, तो पूरा वहां का प्रशासन से लेकर वहां का जो सरकार है वहां पे, वो उस कलाकारों की मदद करती है हर चीज से, पैसे से, लेने से, देने से। हमारा उत्तराखंड अभी बहुत पीछे है। और बिल्कुल सरकार को देखो, अगर कलाकार, हम कलाकार अगर काम करना छोड़ देंगे, गायक अगर गाना छोड़ देगा, एक्टर अगर एक्टिंग करना छोड़ देगा, तो हमारी बोली भाषा को कौन पहुंचाएगा दूर तक? कलाकार ही है जिनके माध्यम से आज भी हमारी बोली भाषा जीवित है और घर घर तक पहुंच रही है, और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उन तक हमारी बोली भाषा पहुंच रही है। अगर कलाकार, मैंने एक्टिंग करना छोड़ दिया, सिंगर ने गाना छोड़ दिया, राइटर ने लिखना छोड़ दिया, तो फिर कौन पूछेगा गढ़वाली, कुमैया, जौनसारी कौन होते हैं? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, और कभी अगर कोई ऐसी घटना घटती है किसी कलाकार के साथ, तो उनको पूरा आर्थिक स्थिति भी उनको मतलब मदद करे, उनका सपोर्ट करे, क्योंकि दुख की घड़ी में कौन कहाँ भागेगा। सरकार को खुद आगे आना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत उनको एक मदद मिल जाए आर्थिक, और हम कलाकारों को भी। अब कलाकार देखो विजय भाई, मैं साफ कहना चाहूंगा, कलाकार क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि कलाकार खुद जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं आर्थिक स्थिति से। कोई देखो कुछ ही कलाकार है जो बहुत सक्षम है, और बहुत सारे कलाकार जिन्हें काम नहीं मिल रहा, जो एक एक गाने के लिए तरस रहे हैं। अब क्या करें, नौकरी कर नहीं रहे, एक्टिंग में इतना काम मिल नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, घुघुती मीडिया प्रोडक्शन के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार से भी कि सरकार कलाकारों के लिए कोई एक उत्तराखंड फिल्म मीडिया ऐसे पॉलिसी लाए, कोई एक पॉलिसी लेके आए कलाकारों को। अभी बीच में मैंने सुना था कि बन रही है पॉलिसी, जिसमें कलाकारों को, जो सीनियर कलाकार है, वरिष्ठ कलाकार है, उनको पेंशन मिलेगी, उनको कुछ आने जाने के लिए सुविधा मिल जाएगी। अब हम तो इंतजार कर सकते हैं, देखो अब वो कब होगा, वो सब होगा तो बहुत बढ़िया, बड़ी बात होगी। आपने फिल्मों में भी काम किया है, पहाड़ी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में। और जब हम फिल्मों की बात करते हैं कि क्योंकि गाने फिर भी चल जाते हैं, लेकिन जब हमारी फिल्में जो हैं वो आती हैं, निकल के चली जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता, और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं आपके। और डिस्करेजमेंट इसी तरीके से होती है, क्योंकि यार मैं पैसे लगाऊंगा, रिटर्न तो आना है नहीं। तो क्या इस सूरत को बदलने के लिए कलाकार के परिप्रेक्ष्य से या सरकार के परिप्रेक्ष्य से क्या किया जाना चाहिए? विजय भाई, जब मैं फिल्म लाइन में आया था तो उस टाइम भी बहुत परेशानी थी, किसी तरह फिल्म बन रही थी। तब सीडी का दौर था उस टाइम पे। मैंने मंग तू बोले फिल्म करी थी, हिट रही उस टाइम पे, सीडियां बहुत बिकी, पर फिर भी वो उतनी कमाई नहीं आ पाती एक प्रोड्यूसर को जितना फिल्म में लग जाता है। अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी लाई है, मैंने सुना है, सब्सिडी दे रही है, 40%, 50%, जो भी मिल रहा है, 30%। तो अब कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग आगे आ गए, हम फिल्म बनाएंगे। अब सब्सिडी कब तक मिलेगी तो मुझे भी नहीं पता, ये किसको मिली है किसको नहीं मिली। यहाँ पे मुझे भी इतना, कई कह रहा मिल गई है, कई कह रहा नहीं मिली है। अब जो भी मिल रहा है तो पर, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारे फिल्मों का भी एक अलग जगह बने पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, थोड़ा मदद तो करनी पड़ेगी आर्थिक स्थिति से। भाई कौन कब तक अपने घर से पैसे लगाएगा? समझ सकते हैं विजय भाई आप भी। बहुत एक गढ़वाली पहाड़ी फिल्म में, एक फीचर फिल्म में बात कर रहा हूं मैं, कम से कम आपको लगा लो 30 से 35 लाख रुपए तो लगते ही लगते हैं। पूरा प्रोडक्शन 1 महीने का शूट होता है, कलाकार भी अपनी पेमेंट लेंगे, खर्चा, गाड़ी वाड़ी, बड़े कैमरे होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट भी मदद कर देती है तो शायद आने वाले टाइम पे और भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर यहाँ आएंगे, और भी जो कंपनियां आएगी और फिल्म करेगी, तो शायद रोजगार बढ़ जाएगा और कलाकारों को भी काम मिलेगा। तो रोजगार बढ़ना ही हुआ है किस्म से ये। तो देखिए, इकोनॉमी को ही होगा, बिल्कुल होगा, लोक संसार को होगा। लोग सर देखिए ना, अगर जब शूटिंग होगी हमारे पहाड़ों में, जो बाहर की जो टीमें हमारे गढ़वाल में आएगी, तो उससे जो वहां पे लोकल जो होटल वाले होंगे उन्हें मिल जाएगा रोजगार। जो वहां के जो लोकल लोग होंगे उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्शन में ही, लाइट मैन प्रोडक्शन में ही कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा। कलाकारों को काम मिलेगा, ग्रुप आर्टिस्टों को काम मिलेगा, डायरेक्टर को काम मिलेगा, राइटर को काम मिलेगा, टोटल काम मिलेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा और फिल्म की फिल्म। लेकिन सरकार का सपोर्ट, क्योंकि हर कोई तो इतना तुर्रम खान नहीं है कि भाई 40-50 लाख रुपए वो हर महीने यूं खर्च कर दे। आ रहे लोग प्रयास कर रहे हैं, पर सरकार का भी अगर थोड़ा सा अगर एक सपोर्ट मिल जाए तो विजय भाई हमारी इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी ग्रो करेगी, और कर रही है आजकल। अब अभी देख रहे हैं आप कितनी फिल्में बन गई है, कम से कम अभी मैंने भी 2-3 फिल्में कर ली है, और आगे भी मैंने सुना है कई फिल्में बनने वाली है, क्योंकि मुझे भी 2-3 फोन आए फिल्म के लिए। तो फिल्में बन रही है, शुरू बड़ी फिल्में बन रही हैं। आपने फिल्मों में काम किया है, आप एक स्टार बन चुके थे, आप गानों में, हर एल्बम में, दूसरे एल्बम में नजर आ रहे थे। विलन क्यों, हीरो क्यों नहीं?
ये सवाल आपने अच्छा किया। क्यों? अच्छा, मुझे ना अक्सर जो महिलाएं जो मेरी फैन है, दर्शक खासकर, वो मुझे ही पूछते हैं कि पन्नू जी आप इतने अच्छे एक्टर हो, इतनी अच्छी वो एक्टिंग करते हो, आप गुंडे क्यों बनते फिल्मों में, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं विजय भाई, होता क्या है ना, विलन बेशक उल्टे काम करता है फिल्म में, पिटता भी है एंड में, लेकिन फिल्म में जो मजे होते हैं ना गुंडे के, और रॉब तो आपको पता ही क्या है होता है? गुंडा बनने में रॉब आपकी ऐंठ रहती पूरी फिल्म में। अब दरअसल क्या है ना, मैं मीठा मीठा जैसे अब हीरो क्या है ना इमोशनल होता है, और मुझसे ना रोने वाले सीन नहीं होते मुझसे। आप मैं तो साफ डायरेक्टर को बोलता हूँ भाई मेरा कोई सीन मत रहा रोने वाला, मैं रोने, क्योंकि रोते से मेरी शक्ल बड़ी गंदी लगती है मैं हंस लूंगा वो अच्छा लग जाएगा, मैं कॉमेडी कर लूंगा, लेकिन रोने वाले सीन नहीं होते मुझसे, मेरे को इसलिए मैं नहीं करता, क्योंकि हीरो में कई बार इमोशनल सीन होते हैं और रोना होता है, तो मैं कैसे रोऊंगा। और विलन में तो आपको धमका रहे हो आप, कुछ भी मतलब ऐड है आपके अंदर, गाड़ी में कुछ भी आपने दिखा दिया, धमका दिया, मार दिया। हाँ, एंड में जूते जरूर पड़ते हैं विलन को तो हर फिल्म में मेरा यही हाल होता है, लेकिन इसलिए मैंने किया। और दूसरी बात देखो, मैं ये चाह रहा था विजय भाई, जब मैंने फिल्म करी थी ना, तो मेरी पहली फिल्म ही विलन थी, करम सिंह का मेरा डायलॉग था, करम सिंह च नौ म्यारू, करम बिगड़ दो मैं लिखूं का, एक डायलॉग था मेरा फिल्म में मंगतू बोला में। हुआ क्या कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मना किया पहले कि पन्नू तू हीरो है, तू तो हिट हो गया, तू फिल्म में गुंडा बनेगा, तेरा नाम खराब हो जाएगा। मैंने कहा चैलेंज उसी को तो बोलते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक बार कि मैं विलन दिखाऊं बन के कि मैं गुंडा भी बन सकता हूं। तो विजय भाई फिर मैंने विलन का किरदार निभाया, उसके जब मैंने विलन किया तो वो मेरा फिल्म हिट हो गई, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। फिर एक मुझे फिल्म मिली कॉमेडी कैरेक्टर करने के लिए, तो मेरे दोस्तों ने कहा पन्नू पागल है, तू स्टार है यार, तू कॉमेडी करेगा, तू लोगों की कॉमेडी करेगा, वो हाफ पजामा पैंट पहन के वो नाड़ा लटका हो तेरा, ऐसे कॉमेडी करेगा। मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्ट करना भाई, दिखाना है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा भी है, और कॉमेडी तो मेरे रग रग में है, मेरे पापा इतने फनी है, मेरे सबके सब हमारी फैमिली बड़े कॉमेडियन है, मेरा कॉमेडी तो करूंगा। और फिर मैंने कॉमेडी भी किया। तो विजय भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट हीरो, बेस्ट विलन, बेस्ट कॉमेडी, ये सारे अवार्ड मैं जीत चुका हूं आप लोगों की शुभकामनाएं से। और उत्तराखंड में मेरी 32-33 में फिल्में कर चुका हूं, और 1000 के से ऊपर ही बल्कि मैंने वीडियो एल्बम कर ली होगी, और तकरीबन उत्तराखंड के सभी जो एक सम्मानित अवार्ड होते हैं वो मुझे मिल चुके हैं आप लोगों की दुआ से। कई मंचों पर आपको सम्मानित किया गया है। हम कलाकारों की बात कर रहे थे, और एक सेगमेंट हम छोटा सा आपके साथ और करना चाहते हैं, तस्वीरों के बहाने हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आपसे ही जुड़ी हुई हैं, बस आपको वो तस्वीर की कहानी बतानी है, और उस तस्वीर में शामिल लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली तस्वीर हम गीता उनियाल जी की बात कर रहे थे, तो ये एक पहली तस्वीर है, ये कहाँ की है पहले ये बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं आपके साथ इसमें? इसमें गीता जी तो नहीं है, इसमें कोमल राणा जी है, इसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड जयपाल नेगी है, और मेरे बेस्ट डायरेक्टर दोस्त धर्मेंद्र चौहान है। और ये एक प्रोग्राम था मुकेश कठे जी का दिल्ली में, यहीं लोधी रोड में जी, तो हमने यहाँ ये प्रोग्राम किया था, मुझे यहाँ याद है। अभी याद है। जयपाल नेगी जी भी अब हमारे बीच नहीं है। तो जयपाल नेगी बहुत ही टैलेंटेड, देखो मैंने कहा ना गवर्नमेंट का, देखो वो बेचारा ऐसे ही, अब क्या बताया, अब वो भी बीमार रहे, काफी टाइम तक बीमार। हाँ जी, उनको थोड़ा सा बीमार हो गए थे, उनकी किडनियां फेल हो गई थी जयपाल भाई की, तो वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छे टैलेंटेड कलाकार और मजे में कलाकार। आज उनकी धर्मपत्नी कोमल राणा अभी भी इस फील्ड से जुड़ी हुई है, और उनका एक अपना ग्रुप भी है आपके ही नाम से, घुघुती नाम से उनका अपना एक रंगमंच भी है। तो वो स्टेज कार्यक्रम कर रहे हैं और किसी भी तरह से बस अपना परिवार चला रही हैं। दूसरे ये हमारे कलाकार आप बहुत कम नजर आते हैं जो इस तरफ खड़े हैं आपके साथ, तो ये हैं कहाँ आजकल? मैंने कहा दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो उसके बाद पहला ब्रेक मुकेश कट्टे जी ने दिया, और दूसरा ब्रेक मुझे इन्होंने दिया था। इनका नाम है धर्मेंद्र चौहान, ये मेरे वहीं रहते हैं बुराड़ी में ही, और उस जमाने के ये सबसे टॉप डांस डायरेक्टर थे। मतलब डांस में इनका कोई जवाब नहीं, और मुझे डांस सिखाया ही इन्होंने। ऐसे सही मायने बताओ तो डांस मुझे इन्होंने सिखाया है, धर्मेंद्र चौहान जी ने। और कॉमेडी भी बहुत जबरदस्त करते हैं, डांसर तो बहुत अच्छे थे ही, पर अब ये काम नहीं कर रहे। अब इन्होंने, अब मैंने कहा ना इस लाइन में पैसा नहीं है, तो कई कलाकारों ने थोड़ा रास्ते दाएं बाएं कर लिए, तो उनमें से हमारे चौहान जी भी है। ये कभी कभी स्टेज कार्यक्रम करते हैं, पर अब इनका मेन फोकस है प्रॉपर्टी डीलिंग में, और एक बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं बुराड़ी में ही, दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ दिल्ली में ही। एक छोटा सा बच्चा हमें कुर्सी पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कौन है ये और कब की खींची गई है, ये कुछ याद है आपकी? ये मेरे बहुत छोटे की फोटो है, और आप बिलीव करोगे कि इस फोटो जो ये फोटो मेरी खींची तो पहले मुझे मार पड़ी थी मेरी मम्मी की बहुत। अच्छा। मुझे बहुत मार पड़ी थी, और
फिर ये फोटो खींची गई मेरी, और मेरे को मैं कभी भी मैं ऐसे ऐसे कर ही रहा हूँ, देखो मेरे पैर मेरा उठा हुआ है इस फोटो में अभी भी। तो एक छोटे की याद आपने मुझे याद दिला दी। ये फोटो आपको मिली कहाँ से, पहले बताइए आप। ये तो अब काफी आपको मेहनत करनी पड़ी तो इंटरनेट खंगालना पड़ा। भाई मानना पड़ेगा भी घुघुती मीडिया प्रोडक्शन जो है, मतलब जड़ तक घुसा हुआ कलाकारों के ना। हम कोशिश की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक फोटो हमने दिखाई आपको, आपने नेगीदा और प्रीतम दा का नाम लिया। ये तस्वीर पहले बताइए कहाँ की है, आप दोनों के साथ खड़े हैं, और उसके बाद थोड़ा और बात करते हैं इससे। ये एक मेरे लिए एक ऐसी यादगार फोटो है कि इस फोटो में मेरे साथ उत्तराखंड के लेजेंड, एक गढ़ रत्न, एक जागर सम्राट, पद्म श्री सम्मानित प्रीतम भरतवाण जी, दूसरे गायक भी जिनका कोई जवाब ही नहीं, हर पीढ़ी के लोगों ने पसंद करते हैं। ये एक एसएनएन फिल्म्स का एक फंक्शन था, हमारे सोहन उनियाल जी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनका एक फंक्शन था, उन्होंने एक फिल्म लॉन्च करी थी अपनी। तो उस फिल्म में मैं एंकरिंग कर रहा था, तो वहां पर उत्तराखंड के दिग्गज गायक कलाकार से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहुंचे थे। तो फिर वहां मेरी मुलाकात प्रीतम भरतवाण जी से और हुई थी, और मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन उस दिन पूरा उत्तराखंड का जो फिल्म जगत है सोहन उनियाल जी के उस फंक्शन में आया हुआ था। ये वहां की फोटो है। तो जी इस तस्वीर को लेकर के इससे आगे बढ़ने से पहले 2 शब्दों में या 2 लाइनों में आप नेगीदा को कैसे डिफाइन करेंगे, या क्या उनकी तारीफ में आप कहना चाहेंगे, अगर हम उसको सब थोड़ा आसान करें तो। देखिए, हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे कलाकार हैं जिनके लिए शब्द मुंह में नहीं आ सकते, उनकी जितनी तारीफ की जाए ना विजय भाई वो कम होगी। उनमें से नेगी जी है, हमारे प्रीतम भरतवाण जी है, मतलब इन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। देखिए, अगर आप सही मायने में ना, अगर आप नेगी जी के और प्रीतम भाई के गाने अगर आप इस इंडस्ट्री से निकाल दो ना, तो कहां गाने बजते। हमारी सभ्यता, हमारी वो संस्कृति, हमारे वो भूले बिसरे वो पवाने, वो दुखी गीत, नेगी जी ने अपने गीतों से उन महिलाओं को भी जोड़ के रखा, उनकी विविधता जो गाई उन्होंने गानों में। और प्रीतम भरतवाण ने जो हमारा पारंपरिक, जो हमारा एक धरोहर है जागर, उसको आज तक वो हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, और इनके गानों को, इनके गीतों को मैं क्या, मेरे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा याद रखेगी। और मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने इनके साथ समय बिताया है, इनके मैंने गानों में अभिनय किया है। शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने। तो विजय भाई, सही कहा आपने कि इन्होंने ये तो विरासत को संजोया है, ये तो शान है हमारे पहाड़ की, सदियों तक रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लोग। तो ये है आपकी 2 तस्वीरें हैं, एक 1990 की है और एक 2020 की है। सफर, पहले तो ये 1990 की तस्वीर के बारे में बताइएगा और उसके सफर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, 1990 की जो आप मुझे फोटो दिखा रहे हैं, इस टाइम ना देखो एक ये भी है आपकी वाली। फोटो। अच्छा विजय भाई, आप भी जानते होंगे और आप शायद उस दौर से निकले होंगे, हर किसी लड़के के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसका खून दौड़ता है, पूरी बॉडी में मतलब उबाल होता है। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप में आ गया था, मैं थोड़ा सा, समझ लो होता ना क्षेत्र में, थोड़ा सा लड़कों के बीच में एक डॉन बन के रहना, तो वो था कुछ। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम बिगड़ गया था। तो थोड़ा वही, मैं ऐसे ही बिगड़ना नहीं कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है दोस्त में गुट बना के घूमना। अगर किसी बाहर की लड़के ने अगर हमारे किसी दोस्त की सिस्टर को छेड़ दिया, कोई अपशब्द बोल दिए, तो जाके पिटाई करनी है उसकी, स्कूल में जाके पुल फिल्मों में दिखा देते हैं ऐसी कुछ, उस टाइप के था मैं उस टाइम पे। और वही इसी दौर से मैं थोड़ा फैशन मेरे अंदर घुस गया कि मुझे बटन वटन खोल के घूमना है रोड पे है। तो इस टाइम में मुझे लोग पन्नू राजा बोलते थे। यही वो दौर था जब पन्नू राजा नाम मेरा हुआ करता था। पन्नू गुसाई, तो वो सेकंड फोटो देख रहे हो आप। अच्छा, पन्नू गुसाई क्यों हुआ आपको मैं ये बताता हूँ। विजय भाई, शुरू की फिल्मों में, सॉरी गानों में मेरा नाम पन्नू राजा या पढ़ोगे आज भी, अभी कभी आप देख लीजिएगा। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत एक बार कॉल करी और मुझे बहुत डांटा कि तू पन्नू गुसाई है, ठाकुर परमेंद्र सिंह खाती गुसाई, और तू ये राजा क्या, तू देसी है, तू राजा तो देसी लोग लगाते हैं, तू गुंडा बदमाश है तू। मुझे बहुत डांटा, अपना सरनेम लगा, तू खाती गुसाई है, तेरा नाम है, हम लोग अपने वहां के थोकदार है बहुत बड़े। और हम लोग मतलब दादाजी आप तो कहाँ है जमाना, पर पहले कभी हुआ करते थे थोकदार टाइप के लोग। मैं बहुत डर गया, पापा भाई मुझे डांट रहे, तो मैंने अपना नाम चेंज कर दिया पन्नू गुसाई। और देखो कई बार ना नेमरोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, कुछ न्यूमरोलॉजी, हाँ वही कुछ हुआ, अंकों का खेल है पूरा। हाँ अंकों से। और वो शब्द जैसी मैंने अपने पन्नू के आगे मैंने गुसाई जोड़ दिया, ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया कि मैं इतना आगे स्पीड से बढ़ने लगा। अब
ये नाम का जादू था या पता नहीं क्या था, जो भी था, मतलब गुसाई नाम से मैं बहुत हिट हो गया। हिट हो गया। हमने 2 तस्वीरें देखी 1990 से 2020 तक की, अब तो 2023 चल रहा है और भगवान की दया से आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। पर भैया अगर हमें इसको, आप अपने पूरे करियर को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें 1990 से लेकर के 2023 तक, क्या शब्द होंगे वो? देखो मैं तो ये कहूंगा कि मैं स्ट्रगल देखो सभी करते हैं, पर मैंने अपने इस फिल्म लाइन में अपने जीवन को जिया है। हर तरह के लोग मिले, हर तरह के मैंने काम किए, हर तरह का एक सम्मान जो मिलता है पब्लिक का वो मुझे मिला। बड़े बड़े लोगों से संपर्क हुए मेरे, और घूमना फिरना, मतलब लाइफ में जो कभी सोचा नहीं था मुझे वो सब मिला है। और मैं शायद कुछ ऐसी मेरी किस्मत रही होगी पन्नू गुसाई की कि मुझे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। शायद मैं एक संस्कृति का सेवक बनके मेरा जन्म हुआ कि मैं अपनी संस्कृति का सेवक बनूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। एक्टिंग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कर रहा हूं, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में भी मुझे उत्तराखंड में एक ऐसा जन्म देना कि मैं अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सकूं, किसी भी जरिए से कलाकार बनूं। और आगे भी जब तक मेरे जीवन मुझे दिया है मैं काम करते रहूंगा, करता हूं और करते भी रहूंगा आगे भी, और निरंतर जुड़ा रहूंगा। आप जुड़े ही हैं और आपके काम को हम लोग लगातार देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। आखिरी सेगमेंट में हम लोग हैं और पन्नू गुसाई जो है वो सामाजिक मुद्दों पर बात रखने से कतराता नहीं है, कम से कम उत्तराखंड के मूल निवास का मुद्दा चल रहा है और आपने बड़ी एकदम बहादुरी से और अपनी बात रखी है उसको लेकर के। अंकिता भंडारी का मामला चला, आपने बड़ी एकदम सामने मुखर होकर के उस पर बात रखी है। मूल निवास और भू कानून का जो मुद्दा चल रहा है अभी, इस पर आप क्या राय रखते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। और क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? जो अधिकार हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे वो आज तक नहीं मिल पाए हैं। सबसे पहली बात तो अंकिता भंडारी, हमने अंकिता जी के लिए आवाज उठाई, हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, हमने धरना दिया, यहाँ पे हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन सरकार देखो सरकार बहुत बड़ी, हम लोगों को दबा देती है आवाज। लेकिन चलो जो भी है, उनका भी हमने, उनके माँ बाप को भी थोड़ा बहुत तो सरकार की तरफ से मदद मिली है। अब मेन मुद्दा देखिए जो आजकल जो उठा हुआ है भू कानून का, और कई जगह मैं वीडियो देखता हूं और ये बात भी सही है, पहाड़ हमारे, जंगल हमारे, पानी हमारा, जमीनें हमारी, और राज करने के लिए आ रहे बाहर के लोग वहां पर, हमें उन्होंने नौकर बना रखा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर अभी हमारा पहाड़, हमारे युवा नहीं जगे तो सच में हम लोग शायद वहां रह जाएंगे किराएदार बन के, और ये लोग वहां बस जाएंगे। तो सरकार को इसमें एक बहुत अच्छा स्टेप लेना चाहिए ताकि ये मूल निवास का और ये भू कानून का जो भी एक संग्राम जो चल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्योंकि सरकार, जब जनता सरकार को बनाती है ना, तो फिर सरकार को बिठा भी सकती है। और अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, बीजेपी, और जो कि समझती है हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदुत्व को, और अभी हमारा पहाड़ एक हो रखा है। अगर मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा हमारे धामी जी को कि धामी जी प्लीज हमारे युवाओं की आवाज सुनो। ये युवा की नहीं, बच्चों की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है कि हमें हमारा मूल निवास और भू कानून चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं चाहा तो संघर्ष और बढ़ेगा। अभी तो कलाकार लोग थोड़े रुके हुए हैं, लेकिन जब हम आ गए ना तो हम गीतों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इतना कुछ कर देंगे कि सरकार को भी मजबूरन झुकना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, और खासकर मेरा जदगा भी मेरा युवा लोग छन और ये वीडियो देखना छन, मैं आप सभी से प्रार्थना कर लूं कि जो लोग जो तक टाइम च तो जरूर रैली मां या कभी कभी इन मीटिंग होंगे आप शामिल हो जावा, नहीं तो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक पोस्ट डाल सकता। यहाँ थे ई पोस्ट से भी आप थे जो हमारा लोग की जो कि एक संघर्ष करना चाहूँ, एक बहुत सपोर्ट मिले लू। और मेरे तो पूरा सपोर्ट जो भू कानून थे कि जल्द से जल्द ये भू कानून आन चाहू चाह, हम भी एक स्वतंत्र जीवन जी चाहना चाह। नहीं तो हमारी जमीन निराली, हमारा पूर्ण निराला, हमारा गौड़ा भैंसा सब ये लोग ले जाना छन। तो एक कानून तो विजय भाई जरूर बन चाहिए, और वो आपका हक है, जो हक है हमारा। हमारे बुजुर्गों ने इस जमीन को सींचने में इतना अपने जाने दे दी। तो हमारे उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े वीर रहे, और बड़ी मुश्किल से हमारा उत्तराखंड हमें मिला है। अब उत्तराखंड तो मिल गया, लेकिन आज भी हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि क्योंकि राज तो ये लोग कर रहे हैं आके ना। भू कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि भू माफिया लोग जो है ना, खनन माफिया, भू माफिया जो यहाँ घुस गए हैं, जो हमारे क्रोध के हमें अब बहुत अंदर तक घुस गए लोग, उनकी सरकार में भी उनकी इतनी पैठ है कि सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही, यहां से सुन के यहां निकाल दे रही है। लेकिन सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं, पन्नू गुसाई, मेरे साथ कितने और भी कलाकार हैं जिनका एक ही आवाज है
कि भू कानून चाहिए और मूल निवास चाहिए। मूल निवास चाहिए, जो हर उत्तराखंडी आज मांग रहा है। भाजी, इंटरव्यू आपने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, आपके जीवन को लेकर के, आपके संघर्ष को लेकर के, और सामाजिक मुद्दों पर भी आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, और उसी के लिए आप जाने भी जाते हैं। जितने हंसमुख आप हैं, जितने जॉली आप हैं, उतने अच्छे विचार भी आप रखते हैं। इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म हम करना चाहेंगे क्योंकि पन्नू गुसाई सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं है, अच्छे सिंगर भी हैं, और जागर और गायन, भजन गायन आप बहुत अच्छा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक भजन या जागर जो भी आपको याद आ रहा हो, उसके साथ हम इस इंटरव्यू को विराम दें। अक्सर जैसे कभी मैं हमारे प्रोग्राम होते, फंक्शन होते दिल्ली में या पहाड़ों में भी, तो प्रीतम भरतवाण जी का एक भजन मैं अक्सर गाता हूं उसको, और बहुत ही मीठा, मैंने कहा ना हमारे जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी की गौली इतना मीठी चे, तो उनको एक गीत जो बहुत अच्छो, धवड़ी लगा दो राजी खुशी रखी मां, मन से भट्या दो राजी खुशी रखी मां, धवड़ी लगा दो तू राजी रखी मां, मन से भट्या दो राजी खुशी रखी मां, शरणागत छोमी तेरा हाथ जुड़ान, तेरी छाया दगड़ारो, तेरी माया दगड़ारो, मैं जाऊं जख्मा, धवड़ी लगा दो तू राजी रखी मां। ऊंचा, मैं थोड़ा सा माहौल वैसा है, मैं ऊंचा नहीं गा रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छा गाना, और मैं अपने जागरण में अक्सर इस गाने को गाता हूं, और महिलाएं इसे इतना पसंद करती इस गाने को। इस गाने में एक मिठास भी है, मीठे मीठे डांस भी होता है, और खासकर जो हमारी महिलाओं की जो एक मंडलियां होती है, दिल्ली में भी बहुत सारी मंडलियां हैं, वो इस गाने को अक्सर गाती है। और तो बहुत खूबसूरत आपने उस चीज़ को गाया है। थैंक यू पन्नू जी, आप हमारे बीच आए और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने बातचीत की, और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें जॉली पन्नू भी देखने को मिले, सिंगर भी देखने को मिला, और गंभीर पन्नू गुसाई भी हमें देखने को मिला। तो ये थे हमारे बीच पन्नू गुसाई जी, जिन्होंने अपने मन की बात और हम जो उनसे कहलवाना चाह रहे थे वो सारी बातें भी रखी, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से हर बात रखी। तो इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं आप तक कि उत्तराखंड के उन अनमोल रत्नों को आप तक पहुंचा सकें, जिनकी बात आपको जाननी चाहिए, जिनकी बात कोई मायने रखती है, और पन्नू गुसाई उसमें से एक हैं। तो आज पन्नू गुसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और इसी के साथ इस साक्षात्कार में, इस हिल टॉक्स के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया। नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।